क्रिएटिव नॉलेज फाउंडेशन और सिटी कॉलेज की जानिब से सबसे पहले मैं फ्यूचर डॉक्टर्स को मैं वेलकम करता हूं सभी का। सबसे पहले जो है ये एंट्रेंस के ताल्लुक से और पीएचडी के ताल्लुक से मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मैं ये ट्रेनिंग क्यों कंडक्ट कर रहा हूँ और उसका रीज़न क्या है। जैसा कि पीएचडी आप लोग सभी इंटरेस्टेड है तो आप लोगों को तो मालूम है कि ये एक हाईएस्ट डिग्री होती है पीएचडी। आज पीएचडी डिग्री को हासिल करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पीएचडी आज तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत जगह पीएचडी अवेलेबल है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात हम लोगों के लिए जो है पुणे यूनिवर्सिटी की पीएचडी हासिल करना एक बहुत बड़ी बात होती है। खास तौर पे ऐसे लोग जो कि फॉरेन में जब जाते हैं डॉक्टरेट को हासिल कर लेते हैं, लेकिन जॉब के लिए जब जाते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में काम करने के लिए जाते हैं, चाहे वो एकेडमिक्स में जाएं चाहे वो रिसर्च में जाएं, लेकिन उस वक्त जो है यूनिवर्सिटी की काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर बाई चांस कोई पीएचडी करता है पुणे यूनिवर्सिटी में तो गल्फ वगैरह में जाने वाले के लिए उसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है और पुणे यूनिवर्सिटी को जो है वो ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है, उसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसलिए पीएचडी करना ये तो खुद बहुत बड़ी बात है, लेकिन सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना एक बहुत बड़ा एडिशन होता है। और आने वाला टाइम में जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ने फ्रेम की हुई है उसमें रिसर्च और पीएचडी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं पीएचडी से रिलेटेड एक सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग एकदम रिसेंट बताना चाहूँगा। अभी जो रिवाइज गाइडलाइंस आई हुई है उसके हिसाब से जुलाई 2021 यहाँ से यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट के लिए पीएचडी कंपलसरी कर दिया गया है। यानी कि अगर यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट होना है तो कैंडिडेट को पीएचडी रहना कंपलसरी, चाहे वो नेट सेट है या नहीं वो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अभी तक के ये रहा है कि नेट सेट और पीएचडी में से कोई भी एक चीज़ रहनी चाहिए, लेकिन आज से यहाँ से यूनिवर्सिटीज़ में कहीं भी अपॉइंटमेंट होगा तो वहाँ पे पीएचडी मैंडेटरी कर दिया गया है। यानी कि नेट सेट की इंपॉर्टेंस आने वाले वक्त में और कम होने वाली है। उसी तरह जो कॉलेजेस में एफिलिएटेड कॉलेजेस में अगर कोई टीचर एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहता है तो उसके लिए भी पीएचडी कंपलसरी कर दी गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में जो पीजी कॉलेजेस हैं और यूजी कॉलेजेस है वहाँ भी पीएचडी कंपलसरी होने वाली है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो फ्रेम की गई है गवर्नमेंट में उसमें पीएचडी की बहुत इंपॉर्टेंस है, रिसर्च की बहुत इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली चीज़ मैं ये तो बात हो गई पीएचडी डिग्री की इंपॉर्टेंस हो गई। इसमें मैं ये जो सेशन गाइडेंस सेशन रखने का जो सबसे बड़ा रीज़न ये है, मैं भी पुणे यूनिवर्सिटी का रिसर्च गाइड हूँ कॉमर्स के अंदर, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस ये रहा है कि बच्चे फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद रिसर्च सेंटर पे जाते हैं, लेकिन जो इसमें रिजर्वेशन का इश्यू होता है कि जो गाइड के पास कौन सी सीट वैकेंट है, फिर कौन से रिसर्च सेंटर के पास क्या सब्जेक्ट अवेलेबल है। मतलब ऐसा लास्ट टाइम मेरे साथ हम लोगों के साथ में ऐसा हुआ कि कैंडिडेट अवेलेबल थे, लेकिन उन्होंने क्या किया गलत फॉर्म भर के लेकर आए। गाइड के पास जो है सीट भी वैकेंट है, कैंडिडेट भी अवेलेबल है, उन्होंने एंट्रेंस को पास भी किया, फिर भी गाइड ने वो स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया। उसके रीजन ये है कि जो एंट्रेंस के वक्त जो फॉर्म भर दिया जाता है, जो सिलेक्शन हो जाता है वो फाइनल सिलेक्शन होता है। तो अभी फिलहाल मैं आपको आज जो है वो बेसिक जो गाइडलाइंस आपको बताता हूँ जो एंट्रेंस से रिलेटेड जो पुणे यूनिवर्सिटी ने जो रिलीज किया है, तो मैं पहले इससे रिलेटेड मैं आपको लेकर चलता हूँ। सबसे पहली चीज जो एलिजिबिलिटी है वो आपको ध्यान रखना है। अभी आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे ऐसा लगता है एक दो स्टूडेंट्स हैं अंडर ग्रेजुएट हैं जो बीए है या बीएससी वो भी ज्वाइन किए हैं। पहले आपको ध्यान रखना है अगर पुणे यूनिवर्सिटी में आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है, एंट्रेंस आपको अप्लाई करना है, तो आपका पीजी सब्जेक्ट में मिनिमम 55% रहना चाहिए अगर आप ओपन कैटेगरी में हैं, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको 50% तक के आपका परसेंटेज कंसिडर हो सकता है। या फिर अगर आप अभी फिलहाल जो है थर्ड फाइनल सेमेस्टर में या सेकंड ईयर पीजी में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम पास होने के बाद आपको जो पीजी का परसेंटेज आएगा वो मिनिमम 50 या 50% आना चाहिए, चाहे वो ओपन होगा चाहे रिजर्व कैटेगरी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये मिनिमम एलिजिबिलिटी में आप नहीं सेट होते हैं तो फिर आपका ये प्रोग्राम में बैठना या अप्लाई करना वो कोई काम का नहीं है। इसलिए आपको ध्यान रखना है आप पहले मिनिमम कैटेगरी में सेट हो रहे हैं कि नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया मिनिमम एलिजिबिलिटी से रिलेटेड की बात हो गई। आपका जो एंट्रेंस का जो इंटायर प्रोसेस है वो 2 सेक्शन में होता है। यानी आपको जो पीएचडी का ब्रीफ में हम एडमिशन कहेंगे, यहाँ पीएचडी का रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो पीएचडी का एडमिशन जो 2 पार्ट में होता है। सबसे पहला पार्ट होता है एंट्रेंस का एग्जाम होता है, ये एग्जाम होगा। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये एग्जाम ऑनलाइन मोड में होने वाला है और
मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस रहने वाले। तो ये एंट्रेंस अभी 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। जो बच्चे 100 मार्क्स के एग्जाम में पास आउट होंगे वो बच्चों का फिर नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू, कैंडिडेट्स का पर्सनल इंटरव्यू होगा और वहाँ आगे वो प्रोसेस होगा। इसके डिटेल में आपको आगे देता हूँ मैं। उसी तरह जो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा। उसमें 100 मार्क्स जो है वो कंपलसरी 50 मार्क्स रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर है। मैं आप लोगों को ज्यादातर जो गाइडेंस करने वाला हूँ वो रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो उर्दू ले रहा होगा, चाहे हिंदी है, मराठी है, कॉमर्स है, इंग्लिश है, कोई भी सब्जेक्ट ले रहा होगा, लेकिन 50 मार्क्स रिसर्च मेथड्स के ऊपर वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है। उसी तरह इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक 50 मार्क्स आपके जो सब्जेक्ट है, जो आपके पीजी का स्पेशलाइजेशन उसके ऊपर होगा। इस तरह 100 मार्क्स होंगे, ये ध्यान रखना आपको। हर एक क्वेश्चन की 1 मार्क्स होगी। उसी तरह जो डेट्स की अगर हम बात करेंगे तो अभी तो 12 जुलाई यानी आज से जो है वो ऑनलाइन फॉर्म भरना वो स्टार्ट हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, फॉर्म भरने में किसी भी किस्म की घाई नहीं करना है, आपको जल्दी फॉर्म नहीं भरना है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे रिसर्च सेंटर और रिसर्च गाइड का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों ने गलत रिसर्च सेंटर सेलेक्ट कर लिया और वहाँ गाइड के पास वैकेंट सीट नहीं है तो आपको फॉर्म भरना, एंट्रेंस का पास होना कोई आपको काम नहीं होगा। क्योंकि जब एक बार आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाता है उसके बाद एंट्रेंस होने के बाद रिसर्च सेंटर कोई चेंज नहीं होता, गाइड कोई चेंज नहीं होता। इसलिए आप लोगों को फॉर्म भरने में घाई नहीं करना है। अच्छी तरीके से मैं आज आपको ये समझाने वाला हूँ आपको फॉर्म भरने में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। तो ये डेडलाइन आपके सामने दिख रही है, 22 को एग्जाम होने वाला है और लास्ट डेट जो एप्लीकेशन है वो 31 जुलाई है और 24 का उसका रिजल्ट आ जाएगा। मार्किंग सिस्टम की बात जो है कि नेगेटिव मार्क कोई है ही नहीं और इसका कोई सर्टिफिकेट, कोई डिटेल वगैरह नहीं आती, सिर्फ रिजल्ट्स आपका ऑनलाइन आता है और वही फाइनल चीज होती है, एंट्रेंस से रिलेटेड हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा और प्रॉक्टर्ड मोड होगा। प्रॉक्टर्ड मोड मतलब ऑनलाइन एग्जाम है तो ऐसा मतलब नहीं है कि एग्जाम चल रहा है और आपको कहीं से भी सर्च कर रहे हैं, किसी से भी बुक ढूंढ रहे हैं और आंसर लिख रहे हैं। आपकी वॉइस रिकॉर्ड की जाएगी, आपका कैमरा वो ऑन रहेगा, वो आपको मॉनिटर करते रहेंगे। ये एक सबसे अहम चीज है कि प्रॉक्टर्ड मोड में जो स्टूडेंट्स अभी रिसेंट में 2nd ईयर में है पीजी के अंदर, वो एग्जाम दे रहे हैं, उन लोगों को इस चीज का इल्म है कि प्रॉक्टर्ड मोड क्या है। मतलब आपको कैमरे के सामने स्टिल रहना है, आपके कैमरे के पीछे कोई दूसरा बंदा दिखना नहीं चाहिए। अगर कोई बंदा दिख रहा है तो आपको एग्जाम से आउट कर सकते हैं, इसीलिए वो पूरा ऑटोमेटिक सेटअप होता है। तो आपको ये प्रॉक्टर्ड मोड का एग्जामिनेशन, इसीलिए ऑनलाइन एग्जाम तो है, आपको मोबाइल पे या लैपटॉप पे घर पे बैठे ही एग्जाम देना है, लेकिन ये सारी चीजों को ध्यान रख के वो चीजों को एग्जाम देना है। उसी तरह ड्यूरेशन और टाइमिंग दिए हुए 2 आवर्स आपको मिलेंगे 10 से लेकर जो है 4 के बीच में। 10 से लेकर 4 के बीच में 2 घंटा कोई भी आपको मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर बाई चांस कोई बोलेगा कि मैं 3 बजे बैठता हूँ, अगर वो 3 बजे 4 बजे एग्जाम फिनिश हो जाएगा, एंड लास्ट टाइम 4 बजे, वो आपको ध्यान रखना, ये सबसे अहम चीज है। 10 बजे बैठेंगे तो आप 12 बजे तक दे सकते हैं। अब मैं बोलूँ कि मैं 4 बजे से 10 मिनट पहले ज्वाइन करता हूँ तो फिर आपको एग्जाम का सिर्फ 10 मिनट मिलेगा। मतलब मैंने जो जहाँ से ज्वाइन किया वहां से 2 घंटा ऐसा नहीं है। 10 बजे से लेकर 4 बजे से बीच में कोई भी 2 घंटे का स्लॉट आपको लेना है, चाहे वो 10 बजे ज्वाइन कीजिए, चाहे 11 बजे, चाहे 12 बजे, लेकिन मैक्सिमम आपको ध्यान रखना है 2 बजे ये आपका लास्ट टाइम है ज्वाइनिंग का। आप 2 बजे ज्वाइन करेंगे तब आपको 4 बजे तक का टाइम मिलेगा। आप अगर 2:30 बजे ज्वाइन करेंगे तो आपको 4 बजे तक का टाइम मिलेगा। आप 3:45 बजे ज्वाइन करेंगे तो आपको 4 बजे तक का टाइम मिलेगा। तो ये जो टेक्निकल चीजें हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझना है, अदरवाइज आप फुर्सत से बैठेंगे, प्रिपरेशन करेंगे और ये टेक्निकल चीज आपको नहीं समझ में आएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसी तरह पासिंग क्राइटेरिया जो जनरल कैटेगरी का 50% है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स है। जो ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड है या सेट क्वालिफाइड है, इनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फॉर्म नहीं भरना है, चाहे वो नेट हो गया चाहे हो गया, उनको फॉर्म भरना ही है। ये आपको ध्यान रखना। ज्यादातर नेट सेट पास स्टूडेंट ये समझते हैं कि हमको तो एग्जामिनेशन, हमको तो ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं करना है। ऐसा नहीं है। जो नेट सेट क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनको जो 100 मार्क्स का एंट्रेंस है वो सिर्फ एग्जाम्प्ट है, अदरवाइज प्रोसेस में आने के लिए उनको एप्लीकेशन भी करना है और सिर्फ उनको एग्जामिनेशन ये मिलेगा कि 100 मार्क्स का एमसीक्यू एग्जाम वो अपीयर नहीं होना है, और जो इंटरव्यू है वहां पे उनको डायरेक्टली फेस करना रहेगा। इसीलिए जो नेट सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है वो ध्यान रखें, एप्लीकेशन उनको करना है और एप्लीकेशन
करना है, आपका नेट सेट का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, तो आपको एग्जामिशन वहां पे मिल जाएगा। उसी तरह अगर कोई कैंडिडेट पहले से एमफिल किया हुआ है सिर्फ पुणे यूनिवर्सिटी में से, अगर पुणे यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई पुणे यूनिवर्सिटी से उसकी एमफिल डिग्री अवार्डेड है तो वो भी इस चीज से वो एग्जेम्प्टेड रहेगा। फीस के ताल्लुक से यहाँ पे दिया हुआ है जनरल कैटेगरी 1000, रिजर्व कैटेगरी 750, और जो है उनके लिए भी फीस दी हुई है, और ये पेमेंट भी आप लोगों को ऑनलाइन ही करना है। उसी तरह वेबसाइट आपको देख रहे हैं, वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है, वेबसाइट पे आपको जाकर फॉर्म भरना है, आपकी मार्कशीट हो गई, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो वो ध्यान रखेंगे उसे नॉन क्रीमी लेयर अपलोड करना कंपलसरी है, इसीलिए अगर कोई ओबीसी में अप्लाई कर रहा है तो वो ध्यान रखेंगे उसको नॉन क्रीमी लेयर बनाना है, वो एक चीज ध्यान रखेंगे। अगर हैंडीकैप कोई है तो उनको उस किस्म का सर्टिफिकेट भी उसका लगेगा। ये बुनियादी चीजें बात हो गई इसके ताल्लुक से कि किस तरह हम जो है एप्लीकेशन का प्रोसेस करेंगे। अब जो मैं आपको 2-3 डॉक्यूमेंट दिखाना चाहूंगा, इंट्रेंस के ताल्लुक से बेसिक चीज तो हो गई कि हम लोगों को पता है कि किस तरह इंट्रेंस होने वाला है और क्या चीजें हो गई। अब ये है कि मुझे जो एप्लीकेशन करना है, एप्लीकेशन करते वक्त सबसे अहम जो चीज इसमें दिया हुआ पहले लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स यानी कि सब्जेक्ट्स ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। इस सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिस्ट में अवेलेबल है उन सब्जेक्ट्स में आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ऐसा इसका मतलब कतई नहीं है कि यूनिवर्सिटी में वो सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं होती। इसका मतलब ये है कि उस सब्जेक्ट में किसी भी गाइड के पास सीट वैकेंट नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उसमें उर्दू अभी फिलहाल नहीं नजर आ रहा है। उसका रीजन ये है कि जो उर्दू के जो पीएचडी के गाइड है उनके पास जो है एक तो सीट अवेलेबल नहीं है, या फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी को अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, एक ऐसा भी पॉसिबल है। इसलिए सब्जेक्ट्स के ताल्लुक से आप ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट्स आपका लगभग सभी सब्जेक्ट्स है जो लोकल सब्जेक्ट्स है, मेरे ख्याल से उर्दू उसमें नहीं है, तो उर्दू नहीं होने की नजर नहीं आ रहा है। इसका रीजन ये है कि उर्दू गाइड के पास सीट वैकेंट नहीं है, या फिर सीट वैकेंट है लेकिन उन्होंने क्या किया अपनी डिटेल वहां पे यूनिवर्सिटी में सबमिट नहीं किया। एक ये चीज हो गई सब्जेक्ट से रिलेटेड। दूसरी बात हो गई रिसर्च सेंटर। आप पीएचडी जो है डायरेक्टली पुणे यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट वहां से कर सकते हैं, या फिर जो एफिलेटेड जो कॉलेजेस है वहां पे आप कर सकते हैं। तो मैं आपको उसके लिस्ट भी दिखा देता हूँ। रिसर्च सेंटर जो वो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि वो जो रिसर्च सेंटर आप देखो, रिसर्च सेंटर में देखने के बाद आपको ये देखना है कि उस रिसर्च सेंटर में आपके सब्जेक्ट के गाइड अवेलेबल है कि नहीं, और अगर गाइड अवेलेबल है तो उसके पास सीट अवेलेबल है कि नहीं, ये भी चीज आपको देखनी है। अब आप देख रहे हैं वैकेंट सीट फॉर पीएचडी एडमिशन 2021। अब आप देख रहे हैं फैकल्टी वाइज और यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज उस सब्जेक्ट में उस रिसर्च सेंटर पे कितनी सीट वैकेंट है यहाँ पे आपको दिया हुआ है। जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अभी एक सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है और रिजर्वेशन के ताल्लुक से यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है। मैं जिस तरह एक जनरल सब्जेक्ट लेता हूँ, अभी बॉटनी हो गया। अब आप देख रहे हैं बॉटनी के अंदर दिया हुआ, अगर कोई स्टूडेंट है जो कि बॉटनी सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाह रहा है तो उनको ये जो रिसर्च सेंटर दिए हुए हैं 1 नंबर से लेकर जो है 15 सेंटर दिए हुए, इन 15 रिसर्च सेंटर में आपको अप्लाई करना है। अब आपको ये देखना है कि आप कौन से सेंटर पे अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे अगर बाय चांस हम नियरेस्ट आप देखना चाहते हैं, ये हो गया महात्मा गांधी विद्या मंदिर नासिक का हो गया। ये नासिक का एक कॉलेज है, यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सी कितनी रिजर्वेशन में आप देख रहे हैं। पहली सीट ओपन है, फिर ईवीएस है, एससी एसटी एनटी ओबीसी, ये आपको देख के अप्लाई करना है। अगर कोई बॉटनी स्टूडेंट को ये देखना है मुझे लगता है नियरेस्ट मेरा रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, नासिक का है, तो मैं नासिक का सिलेक्ट करता हूँ। ये ओपन सीट है तो वो ओपन में अप्लाई करेगा, ये ओबीसी है वो ओबीसी में अप्लाई करेगा, ये ईडब्ल्यूएस है ये एससी है। ये टोटल 9 सीट ये रिसर्च सेंटर पे अवेलेबल है। तो आपको जब ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है तो आपको ये ध्यान रखना है क्या है। अगर कोई ओबीसी सीट नहीं है तो ओबीसी कैंडिडेट डायरेक्टली क्या करेगा, ओपन में अप्लाई करेगा। जैसे ऊपर के सेंटर में देखेंगे, ऊपर आपको दिख रहा होगा 8 जो ओपन सीट है और 1 ही ओबीसी है।
तो आपको क्या करना है, यहाँ मालूम एक ओबीसी मतलब कंपटीशन यहाँ आपका क्या हो जाएगा, बढ़ सकता। तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, ओपन में अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए ये आपको ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट आपका देखना है, और आपको क्या देखना है आगे वो रिसर्च सेंटर में कौन सी कैटेगरी में और सीट वैकेंट है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। दूसरी एक फाइल में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट मैंने आपको जो ग्रुप में भी शेयर किया है, उसमें गाइड वाइज लिस्ट दी हुई है कि कौन से गाइड के पास क्या वैकेंट है, ये आपको उस पर अभी फिगर नहीं करना है। उसकी रीजन क्या है, जब आपका प्रेजेंटेशन होगा, जब आप एंट्रेंस पास आउट हो जाएंगे, तब आपको गाइड अलॉट होगा, तो वो नेक्स्ट प्रोसेस है। आपको अभी जो एंट्रेंस अभी करना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट देखने के बाद नियरेस्ट आपका जो रिसर्च सेंटर आप जहाँ जाना चाहते हैं वो रिसर्च सेंटर देखना है। वो रिसर्च सेंटर के बाद आपको देखना है, जैसे अभी यहाँ आप कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दिया है, यहाँ सिर्फ एक ओपन की सीट है। अब यहाँ ओबीसी एससी एसटी कोई नहीं है। यहाँ अगर आप अप्लाई करने सिर्फ ओपन में ही अप्लाई हो, तो वो ऐसी जगह आपको नहीं डालना है। ऐसी जगह डालना है जो आप यहाँ 6 सीट अवेलेबल है, टोटल 16 सीट अवेलेबल है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 32 सीट अवेलेबल है जो यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में। तो ये आपको जहाँ जितनी ज्यादा सीट रहेगी वहां उतना आपको ऑप्शन मिलेगा। ये आपको चीजें ध्यान रखना है। ये हो गए रिसर्च सेंटर के ताल्लुक से। उसी तरह आप जब फॉर्म भरेंगे, आप इंडिविजुअली मिलना चाहे तो उनसे मैं इंडिविजुअली मिलकर मैं आपको कौन से रिसर्च सेंटर में करना है वो भी आपको चीजें बता सकता हूँ कि आपको किस तरह इंडिविजुअली रिसर्च सेंटर आपको सेलेक्ट करना है, उसकी भी मैं गाइडेंस कर सकता हूँ मैं। उसी तरह भी पूरे इंटायर लिस्ट में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे उर्दू कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा उर्दू सब्जेक्ट? क्योंकि उसमें किसी ने वैकेंट सीट अवेलेबल नहीं है, इसीलिए उर्दू के जो है वो होल्ड पे रहेंगे, उनका एप्लीकेशन में ऑनलाइन भरा हुआ नहीं जाएगा। तो मैंने अभी आप लोगों को जो बेसिक चीजें आप लोगों को बताई हुई है। अब आपको जो क्वेश्चन आंसर है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट होगा कि कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं शोएब काजी नासिक से बात कर रहा हूँ। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है जी। सपोज सर, जैसे ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद में हमारा सिलेक्शन हो भी जाता है इंशाल्लाह, हाँ ठीक है। और अगर मैं पूना सिलेक्ट करता हूँ, बेसिकली मैं जी नासिक से हूँ, मैं पूना सिलेक्ट करता हूँ, तो उसके बाद में मेरे जो गाइड होंगे तो उनसे फेस टू जी। फेस अट्रैक्शन करना होगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल महीने में कितने बार हमको मिलना होगा, ऐसे कुछ एक्चुअली में शेड्यूल देखो, होता है? हो गए पास होने के बाद वो रिसर्च सेंटर आपको लेटर भेजेगा, वो खुद कांटेक्ट करेगा। तो इसमें एग्जैक्टली जो ये एंट्रेंस है वो फिक्स डेट है, लेकिन जो इंटरव्यू की डेट है दैट डिपेंड्स ऑन द रिसर्च सेंटर, क्योंकि उसके लिए कमेटी फ्रेम होती है। इसके लिए वो जब कमेटी फ्रेम होगी उसके बाद ही आपको बुलाया जाएगा। जैसे अभी अगस्त में तो एग्जाम हो जाएगा, तो हो सकता है किसी को नवंबर में बुलाएंगे, किसी को दिसंबर में बुलाएंगे, किसी के जनवरी में बुला सकते हैं। तो इंटरव्यू जो प्रोसेस होगा वो नेक्स्ट फेज। अभी आप फिलहाल उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट ना करेंगे इंटरव्यू कब होगा। अभी आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, मुझे कौन से रिसर्च सेंटर पे अप्लाई करना है और कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना है। जी सर, वन मोर क्वेश्चन कि एक एट ए टाइम दो जगह पर हम लोग नहीं नहीं, एट ए टाइम नहीं कर सकते। एक वक्त में सिर्फ एक ही रिसर्च सेंटर अप्लाई करना। अब मैंने आपको इसीलिए जो गाइडेंस रखने की रीजन है कि स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं रिसर्च सेंटर सेलेक्ट करने में, उनको ये पता ही नहीं होता है। वो क्या करते हैं, किसी का भी नाम सेलेक्ट करके कहीं भी अप्लाई कर देती है। अभी कंडीशन ज्यादातर ऐसी होती है, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं मालेगांव एमएलसी कॉलेज में, वहाँ ज्योग्राफी में 27 सीट वैकेंट है। अब इसका रीजन ये है, लोगों को पता ही नहीं होता कैंडिडेट्स को मुझे कहाँ देखकर अप्लाई करना है। तो वो जो जहां जितनी सीट है वहीं अप्लाई करना है, और एक वक्त में एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही रिसर्च सेंटर को अप्लाई कर सकता है। उर्दू के ताल्लुक से व्हाट अबाउट उर्दू? उर्दू का अभी फिलहाल आप अप्लाई करके देखो, उसमें ऑप्शन आता है क्या? जो उर्दू के जो इंटरेस्टेड है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जाओ, वहाँ पे ऑप्शन देता है सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का। मेरे ख्याल से तो नहीं आएगा। उसका रीजन यही है कि वो लास्ट टाइम एक दो बार ऐसा हुआ है कि सीट वैकेंट नहीं थी, या फिर गाइड जो इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, तो इसके लिए वो फॉर्म भरा हुआ नहीं जाएगा। फिर किसी को और कोई क्वेश्चन करना है? सर जैसे एक गाइड है, उनके पास में 3 सीट अवेलेबल है, ठीक है जी। और वहाँ पर अगर 10 लोग अप्लाई करते हैं हाँ, तो वहाँ पर क्या बेस के ऊपर, यानी नेक्स्ट जब मेरिट एंट्रेंस देखी पास जाती हो है? गया, अभी सपोज जैसे मैं मेरे एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास अभी सपोज 3 सीट वैकेंट है,
अब 10 लोगों ने प्रेजेंटेशन करेंगे, तो जिसका जो कमिटी फ्रेम होती है वो रैंकिंग करके देती है, 1 2 3 4 5 ऐसा नंबर करके देगी। फिर वो कैंडिडेट जो टॉप 3 रहेंगे उनका ही सिलेक्शन होगा। इसीलिए वो नेक्स्ट जो पार्ट चला जाता है, फिर वो कमेटी की तरफ होता है, कमेटी डिसाइड करेगी। अगर सपोज 3 सीट है, 3 कैंडिडेट आए, तो तीनों को सीट अलॉट हो जाएगी। हाँ, कभी ऐसा होता है कि अगर किसी ने ओबीसी में अप्लाई किया और ओपन में कोई कैंडिडेट नहीं आया, तो ओबीसी वालों को ओपन में वो ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन ओपन वालों को रिजर्वेशन कैटेगरी में ट्रांसफर नहीं होता है। इसीलिए जितने बड़ी सिटी में, जैसे अगर पूना या बड़ी सिटी में तुम अप्लाई करोगे, तो वहाँ उतना ज्यादा कंपटीशन होगा और वहाँ उतने ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। इसीलिए जो छोटे गांव हो गया, कुछ नासिक डिस्ट्रिक्ट हो गया, या कुछ ऐसा कुछ रूरल एरियाज में भी रिसर्च सेंटर है, वहाँ अप्लाई करेंगे तो वहाँ इतना कंपटीशन नहीं होता है। लेकिन जो नासिक सिटी हो गया या फिर पूना सिटी हो गया, नगर सिटी हो गया, यहाँ कंपटीशन काफी टफ होता है, वहाँ ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं। सपोज सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर से हमको टेस्ट देना होगा? वो सिलेक्शन नहीं होता तो फिर नेक्स्ट राउंड रहता है, मतलब एंट्रेंस दोबारा आपको देना नहीं पड़ता है। अगर बाय चांस नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट राउंड होता है। बहुत से कैंडिडेट ऐसे है उनका सिलेक्शन होने के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, तो इन केस अगर ऐसा होता है तो वो दोबारा फिर से आपको बुलाएंगे कि दोबारा टर्न में देंगे, आप दोबारा आकर दो। एंट्रेंस दोबारा देने की जरूरत नहीं होती है। वो जब भी सीट वो रिसर्च सेंटर पे वैकेंट होंगे तो फिर आपको वो बुला के दे देंगे, इस तरह होता है। थैंक यू। ठीक है, कोई और क्वेश्चन किसी को? अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है अभी, खास तौर पे जो ज्योग्राफी के लिए। मैं जैसे कह रहा हूँ, एमएसजी कॉलेज में अबाउट 27 सीट वैकेंट है, इतने लोग तो अप्लाई भी नहीं करेंगे। तो बहुत सारे रिसर्च सेंटर में ऐसा है, गाइड भी वेट करते हैं, इनको कैंडिडेट मिलने चाहिए, लेकिन वह कैंडिडेट अप्लाई भी नहीं करते, तो ऐसा भी होता है। तो आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि अभी फिलहाल ऑनलाइन है, और खास तौर पे जो अभी रिसेंटली जिन्होंने पीजी किया हुआ उनके लिए तो काफी बेस्ट ऑप्शन है कि वो इस चीज का बेनिफिट ले सकते हैं। और डिग्री काफी इंपॉर्टेंट होती है, 3 साल में वो पीएचडी हो जाएंगे, उसके बाद उनके लिए जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी रहेगी। वो चाहे लोकली जॉब करे, चाहे बाहर जाए, चाहे फॉरेन में जाए, चाहे एकेडमिक्स में जाए, चाहे रिसर्च में जाए। साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी काफी है कि जैसे मैंने कहा है कि जो मालेगांव में रह रहे हैं एमएसजी कॉलेज, उनको रिसर्च सेंटर मिलता है, तो कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट टाइम मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन सिलेक्शन सही नहीं होने की वजह से गाइड पे वैकेंट रह जाते हैं और कैंडिडेट को भी सीट नहीं मिलती है, ऐसा भी होता है। यस यस, पूछो। सर मोबाइल पे यूज करके एग्जाम दे सकते हैं ना? मोबाइल? हाँ, ये एग्जाम आपका मोबाइल पे होगा या फिर लैपटॉप पे होगा, दोनों में आप दे सकते हैं। मोबाइल पे भी दे सकते हैं या लैपटॉप पे भी दे सकते हैं। सिर्फ उसमें कैमरा और साउंड आपका ऑन रहना चाहिए, वो एक ऑप्शन रहता है, बस कैमरे वाला मोबाइल चाहिए। और सर जैसा फॉर एग्जांपल लेडीज है, वैसे लेडीज की क्लास से भी ऐसा कुछ है कि मतलब है वो हिसाब से भी हमको सिलेक्ट करना है? सॉरी आपकी आवाज क्लियर नहीं है, फिर से बोलेंगे? यानी लेडीज अगर है तो लेडीज के हिसाब से भी कुछ ऐसा हमें देखना है कि भाई कौन सा रिसर्च सेंटर सेलेक्ट करना है, कौन? मैंने एग्जैक्टली मैंने कहा ना कि जो सबसे पहली चीज तो आप ये सोचेंगे कि नियरेस्ट। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? मालेगांव से है ना। अभी मालेगांव आपका सब्जेक्ट क्या है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। अब इसमें कैसा है कि केमिस्ट्री में एमएसजी कॉलेज भी ले सकते हैं, वहाँ पे भी रिसर्च सेंटर है, लेकिन वहाँ सीट कम वैकेंट है, तो आप दूसरा सेंटर भी ले सकते हैं। आप आएंगे जब, मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों का ऐसा है कि मैं रिसर्च सेंटर की पूरी लिस्ट सामने रख के फिर आपको चॉइस दूंगा कि ये लेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, तो उसमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे मैंने कहा एमएसजी में भी केमिस्ट्री में सीट वैकेंट है, लेकिन कहीं कहीं जैसे मैंने कहा ना, रिजर्वेशन का सबसे बड़ा इशू। अब एक सीट वैकेंट है, एससी है, तो वहाँ अप्लाई करके कोई फायदा नहीं है। तो जहाँ जो कैटेगरी में आप ओपन है, तो आपको ये रिसर्च सेंटर देखना है कि कहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर ओपन सीट में वैकेंट है। आपके पास ओबीसी है तो ओबीसी आपको देखना है। आपकी आवाज में क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, हाँ सर जी। सर ये जो अभी एप्लीकेशन निकले बराबर ना जी, तो इसमें जो हम अप्लाई करेंगे जी, तो उसके बाद सेंटर पे एक विजिट करना पड़ेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बराबर? नहीं, वो अभी प्रोसेस नहीं है, वो एंट्रेंस पास आउट होने के बाद का प्रोसेस है। तो सर ये पूरी मतलब प्रोसेस जब तक के पेड वालों का रिजल्ट नहीं लगता तब तक के कुछ नहीं है, सिर्फ अभी एप्लीकेशन है? अभी तो ऑनलाइन अप्लाई करना है, एंट्रेंस को पास करना है।
नहीं तो एंट्रेंस सर मुझे मतलब जो लोग क्वालिफाइड है नेट सेट उनको नहीं रहेंगी ना। नहीं, उनको एप्लीकेशन में स्टार्टिंग में ये बात बोला ना, एप्लीकेशन उनको करना ही है। नेट सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन नहीं करना, उनको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करना ही पड़ेगा उनको, तभी हाँ। तो मतलब प्रोसेस आगे बढ़ेंगे, बराबर ना। बराबर। अभी जैसे मैंने कहा ना कि तुम्हारा नेट क्वालिफाइड है, तुम ऑनलाइन अप्लाई करो और रिसर्च सेंटर सेलेक्ट करो। रिसर्च सेंटर सेलेक्ट करके तुम होल्ड पे रहेंगे। अभी 24 को इनका रिजल्ट लगेगा। 24 का रिजल्ट लगने के बाद उसकी यादी जो लिस्ट रहती है पास आउट कैंडिडेट्स को रिसर्च सेंटर को जाती है। सपोज तुमने एमएसजी कॉलेज को सिलेक्ट किए तो उसकी जो लिस्ट रहेगी वो एमएसजी कॉलेज में जाएगी कि ये स्टूडेंट पास आउट है, ये रिसर्च सेंटर सिलेक्ट किए। फिर वो जो जितने कैंडिडेट्स आएंगे उसके हिसाब से वो लोग कमेटी फ्रेम करेंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे। फिर वो सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आएंगे, फिर तुमको एक लेटर देंगे, मेल करेंगे, फिर तुमको बुलाएंगे, तुम डॉक्यूमेंट्स को लेकर आओ और तुम्हारा इंटरव्यू होगा, जो रिसर्च प्रपोजल और प्रेजेंटेशन होगा। तो वहाँ डॉक्यूमेंट भी तुम्हारा वेरीफाई करेंगे, रिसर्च प्रेजेंटेशन भी एक ही वक्त में सब होगा। चलेगा। हाँ, तो अभी आप क्या करो, ऑनलाइन अप्लाई करके रखो। ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद जो है फिर जब पास आउट हो जाएंगे तो रिसर्च सेंटर तुमको खुद कांटेक्ट करेगा। चलेगा सर। अभी अप्लाई करेंगे तो उसमें अपने को रिसर्च सेंटर डालना पड़ेगा, बराबर। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट। अभी अप्लाई करने के वक्त जो रिसर्च सेंटर होगा दैट इज फाइनल, वो चेंज बाद में रिसर्च सेंटर नहीं होता है। फिर बाजू में रिसर्च सेंटर में दूसरे में कितनी भी जगह वैकेंट रह जाए और एक में कितना भी फ्लोर रह जाए तो वो लोग शिफ्ट नहीं कर देंगे। ऑनलाइन प्रोसेस वही है। और सबसे बड़ी गलती जो होती है बच्चों की, वो स्टार्टिंग में जो सेलेक्ट करना रहता है। उन्हें प्रोसेस किया ना, ये मैं फेज वाइज करूंगा। अभी फिलहाल कैसे है, अपने गाइडेंस क्या किया है 24 तक के अपन ने किए हुए कि आप सही रिसर्च सेंटर सेलेक्ट करो, अप्लाई कर दो। जब अप्लाई होगा, जितने जो स्टूडेंट पास आउट हो जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट सेशन पास आउट के लिए मैं बताऊंगा कि अब आगे तुमको क्या करना है। ठीक है सर, ठीक। तो वो कैसे है कि अभी मैं बता के ज्यादातर तो जैसे अभी जितने भी ज्वाइन है हर कोई तो उसमें नेट सेट क्वालिफाइड नहीं है, इसलिए अभी क्या करो 24 तक का रिजल्ट लग जाने तो 24 में तुम्हारा नाम आएगा एग्जेम्प्टेड लिस्ट में। जब ऑनलाइन तुम चेक करोगे रिजल्ट ना तो तुम्हारा नाम आएगा कि एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट है, तो वहां तक के आ जाने दो। तो जब जिनके जो पास आउट और एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे फिर उनके लिए नेक्स्ट मैं फिर गाइड करके बताऊंगा आगे क्या। ओके सर जी। आप दूसरी चीज, अभी इन्होंने रजा काजी ने सवाल पूछा है कि सिलेबस के ताल्लुक से मैंने जो लिंक आप लोगों को जो भेजी हुई है वहाँ सिलेबस दिया हुआ है। तो आप आपके सब्जेक्ट वहाँ जाएंगे, साइड में एक लिंक है, सिलेबस है। सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो सभी सब्जेक्ट के सिलेबस अवेलेबल है, तो आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। पहले आप लोग जो कैंडिडेट्स अभी जो कॉमन जो सिलेबस है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, आने वाले वक्त में अगर बच्चों को तादाद अच्छी रही तो मैं 5-7 लेक्चर उन लोगों के लिए रखने वाला हूँ रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड। ये ग्रुप पर भेजा है कि सर आपने लिंक वो? हाँ, जो लिंक पे जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे सारे साइट में सिलेबस है। मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ मैं ग्रुप पर ना सर? हाँ, ग्रुप पे दिया हुआ है। अदरवाइज मैं आपको सब्जेक्ट की सिलेबस की लिंक भी आपको शेयर करता हूँ। जी सर, मेरा एक और क्वेश्चन था कि आफ्टर सिलेक्शन कोई फीस का आइडिया है, मतलब कितने में टोटल पूरा होता है सर पीएचडी का कोर्स? सॉरी फिर से। आफ्टर सिलेक्शन हाँ, मतलब फीस कितनी लगेगी अपने को टोटल पीएचडी कोर्स के लिए? तकरीबन कुछ आइडिया है सर? पीएचडी के लिए क्या? जी सर। आपका सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश है, तो इसके लिए ज्यादा फीस नहीं होती है मेरे ख्याल से। कुछ 10-12 हजार रुपए रिसर्च सेंटर की एनुअल फीस होती है। ईयरली फीस जो है, हाँ, वो एनुअल फीस होती है। तो इसके बाद जो कोर्स वर्क करना पड़ता है वो कोर्स वर्क की फीस कुछ अराउंड 25,000 है। वो 25-30 हजार रुपए जो है वो कोर्स वर्क की, वो वन टाइम 3 साल के अंदर करनी है आपको। अदरवाइज एनुअल फीस मेरे हिसाब से 10 से 15 हजार रुपए से ज्यादा नहीं है। यानी टेंटेटिवली अगर 3 साल का पकड़े तो ये हाँ, ये बोले तो तुम अगर ये मिनिमम ड्यूरेशन है जब आपका पूरा हो जाएगा, ये अगर सब विद इन ए टाइम सब चीज किए तो वो 3 कम से कम लगेगा। अदरवाइज ज्यादा 5 साल रहता है, 3 से 5 साल। जी सर। अगर विद इन ए टाइम सब कर दिए तो वो 3 साल में हो जाता है। तो 30 to 40,000 टेंटेटिवली हम लोग ऐसे समझ। हाँ, मतलब नहीं ईयरली करेंगे, ओवरऑल पूछ रहे हैं आप? मैं ओवरऑल पूछ रहा हूँ। ओवरऑल तो समझ के चलो कि मेरे हिसाब से 1 लाख रुपए समझ के चलो, क्योंकि वो मैं अभी उन्होंने एक नया कोर्स पब्लिकेशन एथिक्स ऐड कर दिया है, उसकी 10,000 रुपए फीस है। फिर 25,000 रुपए कोर्स वर्क की फीस है। फिर जो ईयरली यूनिवर्सिटी 10,000 फीस है। तो अराउंड में 3 साल में मेरे हिसाब से तो जो 1 लाख रुपए तक तो लगेगा ही। इंग्लिश सब्जेक्ट के ताल्लुक? हाँ, सोशल साइंसेस में कोई भी हो गया। साइंस वालों का जो है वो साइंस टेक्निकल उनकी फीस ज्यादा होती है कि उनको लैब वर्क रहता है, इसीलिए उनकी फीस अलग होती है। बाकी जो सोशल साइंस सब्जेक्ट, आर्ट्स कॉमर्स सब्जेक्ट, उनकी फीस कम होती है, उनको लैब वर्क नहीं होता है।
थैंक यू। फीस की डिटेल तो आपको मिल जाएगी पीएचडी की, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा फिक्र ना करें कि पीएचडी की फीस कितनी लगेगी। पहला प्रोसेस ये है कि एंट्रेंस को पास किया जाए, ये एक सबसे अहम चीज़ है। तो पहले सभी को कोशिश करो कि आप लोग एंट्रेंस को पास हो जाओ, फिर आगे की फीस भी रहती है। दूसरी चीज़ जो है, जो माइनॉरिटीज़ कैंडिडेट उनके लिए बहुत सारी फेलोशिप भी होती है। फेलोशिप ये होती है कि आप चाहो तो यूजीसी में अप्लाई कर सकते हो। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप होती है जो स्पेशली माइनॉरिटीज़ के लिए होती है, मुस्लिम्स के लिए होती है। तो वो 3-5 साल के लिए वो लोग भी फेलोशिप देते हैं, लेकिन उसका सिलेक्शन नेशनल लेवल पे होता है। तो वो फर्स्ट 3 इयर्स जेआरएफ होता है जिसमें अराउंड 30,000 वो पे करते हैं मंथली, और लास्ट 2 ईयर जो एसआरएफ होता है जिसमें 35,000 मंथली देते हैं। उसी तरह ओबीसी के सेपरेट फेलोशिप होती है। तो बहुत सारी फेलोशिप भी होती है, लेकिन वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट ही कर सकते हैं। इसीलिए वो जब आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया तो मैं आप जो फेलोशिप के लिए इंटरेस्टेड है तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ कहाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं। और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो मंथली आपको बैठे बैठे आपको 35,000 पर मंथ वो भी आपको मिलेगा, फेलोशिप जिनकी सैंक्शन हो गई तो। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? जो खास तौर पे ज्योग्राफी के जो भी है, मैं अगर वो पास कर ले तो उनका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी, यानी उनको कोई कंपटीशन ही नहीं रहेगा, वो भी मालेगांव में हो जाएगा। तो जो भी ज्योग्राफी के जो कैंडिडेट्स हैं मैं उनको तो सजेस्ट करूंगा कि वो अप्लाई करो एमएसजी कॉलेज का रिसर्च सेंटर लेके, और प्रपोजल बनाना और जो प्रेजेंटेशन है वो भी सारी चीज़ें मैं आप लोग बताऊंगा, क्योंकि 27 सीट वैकेंट, इतने कैंडिडेट वहाँ अप्लाई भी नहीं करेंगे। तो श्योरली आपको गाइड वहाँ पे मिल ही जाएगा, कम से कम 10 सीट वहाँ पे ओपन है, अवेलेबल है। ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं, तो जिनको पर्सनली मिलना है वो कल आके पर्सनली भी मुझसे कॉलेज में मिल सकते हैं 8:30 बजे से 10 के बीच में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। सर मैं सुमैया हूँ, नासिक से बात कर रही हूँ। जी जी। और सर मुझे ये पूछना है कि अगर एमकॉम में हम लोग ने क्लास इम्प्रूवमेंट करवाया है और मतलब क्लास इम्प्रूवमेंट हो भी गया है तो तब भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी? हाँ, क्लास इम्प्रूवमेंट में अप्लाई कर सकते, कोई इशू नहीं, कर सकते, अप्लाई कर सकते। ओके ठीक है, जज़ाकल्लाह। देखो अब काफ़ी अच्छी जो पास आउट हो जाएंगे 2-3 साल में पीएचडी हो जाएंगे। 3 साल के बाद जो है पूरा इंटायर एजुकेशन सिस्टम, स्पेशली हायर एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज हो जाएगा और हर जगह इम्पोर्टेंस रहेंगी पीएचडीज की। तो जैसे जैसे अभी हायर एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट होते चलेंगी, आने वाले वक्त सिर्फ पीएचडी वालों का ही रहने वाला है। तो मैं सिटी कॉलेज से हूँ, मैं किसी ने पूछा है, सिटी कॉलेज मालेगांव। आरिफ सर, जिया हाँ। जरी वाला बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे हाँ कि लिस्ट ऑफ गाइड एंड लिस्ट ऑफ रिसर्च सेंटर नियर मालेगांव अगर हाँ। आप ग्रुप में शेयर कर दें सर तो थोड़ा सा। मैं शेयर किया हूँ ना। जी जी, तो माफ करना मैं देख नहीं सका हूँ फिर। हाँ मैं शेयर किया, लेकिन फिलहाल अभी मैंने आप लोगों को कहा ना कि अभी कंसंट्रेशन करने का लिस्ट ऑफ रिसर्च सेंटर। जी जी गाइड जो रहता है ना, गाइड जैसे मैंने कहा ना कि एक रिसर्च सेंटर में एक सब्जेक्ट में 5 गाइड है, तो वो इंटरव्यू में वो अलाउड होते हैं। जी। वो मेरा अभी रिलेटेड सपोज बाय चांस मेरा टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के ऊपर मैं स्पेशल है, अभी कोई मेरा प्रपोजल आएगा तो मैं ले लूंगा, इसीलिए गाइड के ऊपर अभी फिलहाल कंसंट्रेट नहीं करना है। इसलिए रिसर्च सेंटर पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है कि कौन से रिसर्च सेंटर पे कितनी ज्यादा सीट वैकेंट है। जी जी, थैंक यू सर। मेरा टारगेट ये है कि कम से कम मुझे 2 बच्चे भी मिल गए तो उनका मैं पूरा रजिस्ट्रेशन होने तक के पूरा गाइड करूंगा कि किस तरह प्रपोजल बनाना है, प्रेजेंटेशन किस तरह करना है। सिंसियर बच्चे रहना ये जरूरी है, लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए कि यार चलो अभी मिल गए तो ज्वाइन करें, तो वो आगे बढ़ो ही मत। मैं आखिर तब तक के उनका जो जहाँ तक के रजिस्ट्रेशन ना हो जाए, फिर चाहे फेलोशिप का हो गया, एक एक स्टेप पे थीसिस सबमिशन तक के मैं गाइड कर दूंगा, लेकिन सिंसियरिटी रहनी चाहिए, वो स्टूडेंट को करना है। ठीक है, अगर किसी को क्वेश्चन, हाँ पूछिए। आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही, आप चाहे तो मैं क्वेश्चन ना टाइप कीजिए। हेलो, हाँ बोलिए, आ रही है आवाज, बोलिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट जो आता है, अगर हमारा ओबीसी नहीं है तो हम वो यूज कर सकते हैं? नहीं, आपका आवाज ना क्लियर नहीं आ रही है, आप मैसेज टाइप कीजिए, मेरे ख्याल से आवाज ना ब्रेक हो जा रही है आपकी। ओके सर।
बाकी किसी को और क्वेश्चन होगा तो आप टाइप करके मैसेज डाल दीजिए, फिर हम 5 मिनट में मीटिंग को फिनिश कर दें। क्या? हाँ, एक यूनिवर्सिटी में अगर रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो दूसरे यूनिवर्सिटी में नहीं कर सकते हैं। अप्लाई करना मतलब होना चाहिए कि अगर आपने पुणे किसी एक यूनिवर्सिटी में आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर रजिस्ट्रेशन हो गया, हाँ मैंने एप्लीकेशन किया, एंट्रेंस पास आउट हो गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, गाइड अलॉट नहीं हुआ है मुझे, तो आप वो छोड़ के दूसरी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त में 2 यूनिवर्सिटी में ज्वाइन नहीं कर सकते, ना ही पीएचडी के लिए ना ही किसी और डिग्री के लिए। अब ये जो ईवीएस का इशू है वो आपको डिटेल निकालनी पड़ेगी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट है वो तहसील ऑफिस में, कलेक्टर ऑफिस में आप इंक्वायरी लीजिए, अगर आप वो उसका सर्टिफिकेट ला सकते हैं तो उसकी फैसिलिटी ले सकते हैं। फिर जिनको अगर ईवीएस है तो वो बेनिफिट लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। तो जूलॉजी स्पेशल में आपको तो क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? आपको सवाल जो पूछे हैं आप या मैडम ने, जो सब्जेक्ट सिलेबस है, जो सारी चीजें हैं वो चीजें मैं आपको तो सिलेबस में शेयर कर लूंगा। जो उसमें जो इंट्रेंस है वो 100 मार्क्स का, 50 मार्क्स जो रिसर्च मेथड्स के ऊपर है, 50 मार्क्स जो आपके सब्जेक्ट के ऊपर है। आपके सब्जेक्ट की स्टडी आप लोगों को ही करनी है, लेकिन किस तरह स्टडी करनी है वो मैं गाइड करूंगा। और रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसके ताल्लुक से मैं कुछ लेक्चर्स में कंडक्ट करूंगा, क्योंकि वो कॉमन है, चाहे वो आर्ट साइंस कॉमर्स है, सभी को लगभग सेम सिलेबस है वो। तो वो सिलेबस जो पार्ट है वो मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। बाकी जो दूसरा सब्जेक्ट आपका स्पेशल पीजी है वो 50 मार्क्स की प्रिपरेशन आपको खुद करनी है, लेकिन किस तरह स्टडी करना है उसकी गाइडेंस मैं आप लोगों को दूंगा। शुक्रिया। ठीक है, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर मीटिंग को एड करते हैं।